बच्चों रसायन विज्ञान का जो आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके VVI ऑब्जेक्टिव्स के रूप में हम लोगों ने पहले भाग में 50 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन किया था। और मैंने कहा था आप लोगों को बच्चों कि टोटल जो है 95 प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे पहला चैप्टर का। तो इसमें से हम लोगों ने 50 का सॉल्यूशन कर लिया था और जो है आज हम लोग करेंगे 45 प्रश्नों का सॉल्यूशन। अगर जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा है या फिर आप लोगों ने अगर थ्योरी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा इस चैप्टर का, सबसे पहले थ्योरी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है VVI ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर लीजिए। अगर आप लोग थ्योरी एक्सप्लेनेशन के बाद ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर लेंगे बच्चों तो 100% है इस चैप्टर से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिया गया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है जो आपका बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा हुआ है या फिर आने की 100% जो है संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे दूसरे पार्ट में 45 ऑब्जेक्टिव का, और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये भी सारे ऑब्जेक्टिव आपका। और आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि बच्चों इस चैनल में आप लोगों का 9th और 10th दोनों क्लास का पूरा सिलेबस यहाँ पर समाप्त किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए बच्चों, और अपने दोस्त यार को साथियों को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए एक बार धमाकेदार रूप से, ताकि मैं स्टार्ट करूँ तो आप लोग थोड़ा सा मजा करेंगे है ना साथ में। और जो है बच्चों आप लोगों को कमेंट्स जरूर करनी है कि किस प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, उसमें आप लोगों को ध्यान से केयरफुली सुनना है, और जो प्रश्न आप लोगों से नहीं बनेगा उसको नोट डाउन कर लेनी है अपनी कॉपी में या फिर आपको स्क्रीनशॉट खींच लेनी है। ठीक है, तो आप लोग कृपया करके सबसे पहले चैनल को प्लेलिस्ट ये सब्सक्राइब कर दीजिए है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों 50 से आगे, यानी कि इससे पहले हम लोगों ने 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लिया था, इसलिए आपका 51 नंबर का प्रश्न आपका आ रहा है आपके स्क्रीन पर। तो 51 नंबर का प्रश्न कह रहा है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होती है, कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, समान क्रियाशील, सभी उत्तर संभव है। तो जिंक Zn और जो लेड Pb होता है बच्चों, ये दोनों कॉपर की अपेक्षा जो है ज़्यादा क्रियाशील होती है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉपर जो है क्रियाशीलता श्रेणी में बच्चों नीचे आता है, सबसे नीचे आता है। ठीक है, आगे है 52 नंबर का प्रश्न। आज का जो दूसरा प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, रासायनिक परिवर्तन। तो आप लोग यहाँ पर जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा सही होगा बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल सही, रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर सही हो जाएगा। कैसे? तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे, मतलब कि मैग्नीशियम को जलाएंगे, तो मैग्नीशियम एक क्या हो गया तत्व, और इसको हम जला रहे हैं किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन के साथ दहन हो रहा है बच्चों, इसलिए जब भी कोई पदार्थ जल जाता है तो वापस से अपना मूल रूप में नहीं आ पाता है, तो यहाँ पर जो परिवर्तन होगा वो आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। 53 नंबर का प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौ जो है उत्सर्जित होता है, यानी जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो किस प्रकृति का जो है लौ उत्सर्जित होगा, लाल और चमकदार, हरा चमकदार, श्वेत चमकदार, नीला चमकदार। तो मैग्नीशियम रिबन जो जलता है बच्चों श्वेत चमकदार। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर का, भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तु की प्राप्ति फलित वस्तु से क्रिया के उलटने पर आदि वस्तु मिल जाती है, कोई आवश्यक नहीं, आदि वस्तु की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है, क्रिया का उलटना असंभव है। तो जब भी जो है भौतिक परिवर्तन होगा बच्चों, तो वहाँ पर जो है आदि वस्तु जब फलित वस्तु में बदलेगा तो फलित वस्तु वापस उसको उलटने पर जो है आदि वस्तु हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे आप लोगों के पास एक पेपर है बच्चों, एक कागज़ है, इसको आपने क्या किया, इसको आपने बेंड कर दिया, मोड़ दिया। जब मोड़ दिया तो इसका क्या हो गया, साइज छोटा हो गया। अब साइज छोटा हो गया तो 100% है, दोबारा अगर इसको खोलेंगे बच्चों तो 100% है, फिर वही अपना रूप में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फिजिकल चेंज। लेकिन केमिकल यानी कि भौतिक परिवर्तन, जब आप इसको जला देंगे बच्चों तो वहाँ पर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न है, लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का होल 2 तथा पोटेशियम आयोडाइड यानी कि पोटेशियम आयोडाइड Ki के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है, यानी कि एक अवक्षेप का निर्माण होता है बच्चों, तो उस अवक्षेप का रंग बताना है आप लोगों को। तो कैसा होता है, श्वेत, भूरा, नीला या फिर पीला। तो यहाँ पर जो है श्वेत जो है ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जिस प्रकार से मैग्नीशियम को जलाने पर श्वेत चमकदार वहाँ पर लौ निकलती है बच्चों, उसी प्रकार से यहाँ पर श्वेत यहाँ पर कलर होगा। 56 नंबर का प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन को वायु दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा है, लाल, काला, उजला, भूरा। यानी कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO है बच्चों, MgO, इसका रंग जो है, इसका कलर कैसा है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, उजला। यानी कि श्वेत होता है बच्चों जब जलता है, इसलिए यहाँ पर इसका कलर होता है उजला। 57 नंबर का प्रश्न है, श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का होता है, ऐसा क्यों होता है।
सिल्वर क्लोराइड का अर्जेंटम और क्लोरीन में विभाजन के कारण, सिल्वर क्लोराइड का अर्जेंटम के बनने पर, सिल्वर क्लोराइड का Cl यानी क्लोरीन के उत्पन्न होने पर, इनमें से सभी उत्तर सही है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर क्या है बच्चों, जब भी आप जो है अर्जेंटम क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये बन जाता है अर्जेंटम और क्लोरीन। इसी के कारण क्या होता है, इसका कलर चेंज होता है। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से आंसर ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन स्वयं बनाता है। ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन, विघटन, उसके बाद अवक्षेपण या फिर प्रकाश रासायनिक। तो 100% यहाँ पर बच्चों कह रहा है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये जो आपका अभिक्रिया होगा वो हो जाएगा प्रकाश रासायनिक, इसलिए ऑप्शन जो है डी आपका सही हो जाएगा 58 नंबर का प्रश्न का। अगला प्रश्न है 59 नंबर का, अंगूर का किण्वन एक करना कैसी प्रक्रिया है, कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक और भौतिक दोनों, सभी उत्तर जो है गलत है। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से अंगूर का जो किण्वन है बच्चों वो आपका रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि अंगूर का किण्वन के लिए अब क्या किया जाता है बच्चों, सबसे पहले अंगूर को क्या किया जाता है, भिजा दिया जाता है और भिजा करके उसको सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक सड़ाया जाता है इस प्रकार से। तो वहाँ पर जो परिवर्तन होता है वो आपका केमिकल जन यानी कि रासायनिक परिवर्तन होता है। 60 नंबर का प्रश्न है, अगर गर्म CuO यानी कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा, लाल रंग का, काले रंग का, भूरे रंग का या फिर पीले रंग का। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है जब CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाएगा बच्चों तो यहाँ पर जो कलर बनेगा वो मुख्य रूप से भूरे रंग का हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है, कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जमा हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन, द्विविस्थापन, अपघटन या फिर विस्थापन। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अगर आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पढ़ेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि विस्थापित कर देता है। तो जैसे विस्थापित की बात आएगा विस्थापित, तो यहाँ पर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। आया समझ में कुछ बच्चों? अगर इस तरह से आप लोग नहीं कर पाएंगे तो कम से कम इस तरह तो जरूर कर सकते हैं कि क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट को हटा रहा है कौन, कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देता है कौन, आयरन। तो आयरन क्या करता है बच्चों, कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा दिया, यानी कि कॉपर बेचारा बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया, तो कॉपर को हटा करके आयरन क्या हो गया, उसका जगह को ले लिया। तो इस प्रकार से जब कोई जो है शक्तिशाली तत्व किसी कमजोर तत्व के स्थान को ग्रहण कर लेता है, स्थानांतरित कर देता है उसको, तो उसको बुलाता है विस्थापन अभिक्रिया यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका 61 नंबर का सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। 62 नंबर का, लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि जब आप लोहे को खरीद करके लाते हैं, लोहे की रड को, तो वो चमकीली होती है उस टाइम, लेकिन जब उसको कुछ समय के लिए वायु में छोड़ देते हैं बच्चों तो वो क्या हो जाता है, उस पर एक भूरे रंग का कलर चढ़ जाता है, ललिमा युक्त। तो ये क्या कहलाता है, जंग लगना, संक्षारण, ऑक्सीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से लोहे में क्या कहलाता है बच्चों, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, जंग लगना। 63 नंबर का प्रश्न है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो संक्षारित हो जाती है। तत्व के ऊपर हरा परत और चांदी के ऊपर, यानी कि जो आपका कोई भी तत्व होता है उसके ऊपर क्या, हरा परत और चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना किसका उदाहरण है, ऑक्सीकरण, अपक्षेपण, संक्षारण या अपघटन। तो यहाँ पर प्रश्न में ही कह रहा है बच्चों संक्षारित हो जाती है। संक्षारित हो जाती है मतलब यहाँ पर प्रक्रिया जो होगा संक्षारण होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये आसान सा प्रश्न था, हलवा प्रश्न था, थोड़ा सा देखने में खाली लंबा था। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है 64 नंबर का, जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थ से क्रिया कर भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। यानी कि कह रहा है बच्चों कि कोई पदार्थ क्या करता है, विघटित होता है यानी कि टूटता है या फिर अन्य पदार्थ के साथ जुड़ता है, जुड़ करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो ये कहलाता है आपका रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बार आप लोग धमाकेदार रूप से थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बहुत ही कम बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोग शेयर कर दीजिए बच्चों। ठीक है, 65 नंबर का प्रश्न है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के घोल में सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर घोल का रंग नारंगी से बदलकर कैसा हो जाता है। यानी कि जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है बच्चों, इसके घोल में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 डाला जाता है, तो इसके घोल का रंग जो है नारंगी, ऑरेंज से बदल करके कौन सा कलर हो जाता है, उजला, पीला, हरा या फिर गुलाबी। तो यहाँ पर मुख्य इसका कलर जो होता है बच्चों ग्रीन में बदल जाता है यानी कि हरा हो जाता है। ऑप्शन सी आपका
सही हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न है, वह निम्नतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे उस पदार्थ का क्या कहा जाता है? दहन ताप, ज्वलन ताप, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से उसको कहा जाता है बच्चों ज्वलन ताप। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, नोट पॉइंट के रूप में, स्टार पॉइंट के रूप में। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, वह निम्नतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न है, ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलकर क्या उत्पन्न करता है? गैस, ताप, प्रकाश, बी और सी दोनों। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए ज्वाला एक ऐसा क्षेत्र होता है बच्चों जहां पर कोई भी गैस पदार्थ जल करके मुख्य रूप से हीट यानी ताप और उसके बाद प्रकाश यानी कि लाइट का उत्सर्जन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी और सी सही हो जाएगा बच्चों, यानी कि आपका ऑप्शन डी 67 नंबर का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न है, सीएनजी के कौन कौन अवयव है? यानी सीएनजी, सबसे पहले समझ लीजिए सीएनजी होता क्या है बच्चों। तो सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मालूम है आप लोगों को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका जो मुख्य घटक होता है वो होता है मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। इस प्रकार से एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था बच्चों, मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि सीएनजी का उपयोग क्या है, तो सीएनजी का उपयोग बच्चों वर्तमान में गाड़ियों में किया जाता है, वाहनों में किया जाता है, ताकि आपका प्रदूषण रहित गाड़ी वाहन यहाँ पर चले। क्योंकि प्रदूषण जो है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया बच्चों शहरों में, मुख्य रूप से पटना, दिल्ली या फिर कोई भी मुख्य बड़े नगर है, मुंबई, कोलकाता, तो वहाँ पर क्या है बच्चों, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जिस कारण से यहाँ पर सीएनजी युक्त गाड़ियों का, वाहनों का उपयोग करने लगा है। तो मुख्य रूप से इसका जो घटक होता है वो आपका मीथेन होता है, CH4 होता है, जो बहुत ही कम पोल्यूशन उत्पन्न करता है। 69 नंबर का प्रश्न है, एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन है? यानी एलपीजी, सबसे पहले समझ लीजिए एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि जो आप लोग घर में बच्चों खाना बनाने के लिए करते हैं, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू जो आपका गैस होता है बच्चों, गैस सिलेंडर, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो उसमें जो मुख्य रूप से घटक होता है, गैस होता है, कौन कौन सा होता है? प्रोपेन 57%, ब्यूटेन 41%, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएगा बच्चों। लेकिन आप लोग को ध्यान ये रखना है कि इसमें जो है एलपीजी में अलग से एक जो है उसके गैस रिसाव का पता चले, यानी कि किस प्रकार से गैस बाहर निकल रहा है, अगर इसका पता करना है तो उसमें जो है मुख्य रूप से एथिल मरकप्टेन C2H5SH डाल दिया जाता है, ताकि हम लोग को पता चल जाए बच्चों कि हाँ गैस लीक कर रहा है। इसका पता चलने के लिए इसमें एथिल मरकप्टेन डाला जाता है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में ऑलरेडी पूछा हुआ है, और ये आपका 69 नंबर का प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर जो है अगला प्रश्न है 70 नंबर का, एलपीजी से गैस रिसाव का पता किससे लगता है? देखिए ये प्रश्न आपका आ गया, मैंने आपको बताया भी। तो ये जो है एलपीजी गैस रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें एथिल मरकप्टेन C2H5SH डाल दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आपका 71 नंबर का, कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। ये आपका 2017 में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो संगमरमर का जो सूत्र होता है क्या होता है? CaOH का होल 2, CaO, CaCO3 या फिर Ca। तो मुख्य रूप से इसका जो सूत्र होता है आप लोग को मालूम होगा, बहुत ही हलवा प्रश्न है ये आपका, कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोला जाता है। संगमरमर का अगर अलग अलग नामों की बात की जाए तो संगमरमर को मुख्य रूप से चूना पत्थर, उसके बाद इसको जो है खड़िया, इसको चाक, इसको कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लाइम स्टोन, बहुत सारे नाम से जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसके नामों को। यहाँ पर जो है बच्चों CaOH का होल 2, इसको जो है बुझा हुआ चूना कहा जाता है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, बुझा हुआ चूना, इसको कहा जाता है बुझा हुआ चूना, यानी कि जो आपका घरों में कलर करने के लिए यूज किया जाता है, ये CaOH2 के रूप में किया जाता है बच्चों। कैल्शियम ऑक्साइड तो आप लोग जानते होंगे, और कैल्शियम जो है एक धातु है, इसको तो जानते हैं, जिसका परमाणु संख्या 20 होता है। 72 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित होता है? यानी कि जो है इसमें से कौन जो है इन चारों में से कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होता है, यानी कि टूटता है? सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, आर्जेंटम ब्रोमाइड। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों इससे पहले हम लोगों ने एक प्रश्न सॉल्यूशन किया था, वहाँ पर बोला था कि सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में AgCl जो है वो टूटता है आर्जेंटम क्लोराइड, आर्जेंटम और क्लोराइड, यानी कि अलग अलग दो पदार्थों में। तो उसी प्रकार से आर्जेंटम ब्रोमाइड यानी कि AgBr भी टूटता है, उसी प्रकार से AgI यानी कि आर्जेंटम आयोडाइड भी टूट जाता है बच्चों। तो आप लोग को देखना है, याद रखना है कि आर्जेंटम ब्रोमाइड, आर्जेंटम क्लोराइड, आर्जेंटम आयोडाइड, ये तीनों, ये सारा क्या होता है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है। तो इसलिए ऑप्शन आपका डी आपका सही हो जाएगा 72 नंबर का। अगला प्रश्न है 73 नंबर का। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बच्चों कि इस चैनल में जो है हर चीज़ पढ़ाया जाता है, सारा सिलेबस आपका कंप्लीट किया जाएगा। मुख्य रूप से 9, 10 का हर चीज़ यहाँ पर पढ़ाया जाता है बच्चों। तो आप लोग जो है एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख भी सकते हैं क्या क्या पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मुख्य रूप से बोर्ड परीक्षा और हम लोगों का एम एक ही बच्चों, 90 से 95% मार्क्स आप लोगों को किसी भी प्रकार से गेन करना है। ठीक है, चलिए 73 नंबर का
प्रश्न है आपका, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन का घटना या ऑक्सीजन का जो हटना वो कहलाता है अपकरण, और अपकरण को ही एनसीईआरटी में अपचयन कहा जाता है बच्चों। उसी के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन बना गया उपचयन और अपचयन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया। 74 नंबर का प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है तथा श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का क्या होता है, उपचयन होता है या अपचयन? यानी कि जो मैग्नीशियम है बच्चों, इसका जो है ये आपका बनता है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो रहा है मैग्नीशियम का, उपचयन या फिर अपचयन, या उपचयन अपचयन दोनों, या फिर आपका इनमें से सभी उत्तर जो है सत्य है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपचयन। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दिया हूँ बच्चों थ्योरी एक्सप्लेनेशन के दौरान कि जब भी किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो 100% है ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों, अगर आप लोगों ने थ्योरी एक्सप्लेनेशन पहला चैप्टर का नहीं पढ़ा है तो वहां पर पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से वहां पर व्याख्या किया गया हर चीज़ों का। 75 नंबर का प्रश्न है, विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? यानी कि विकृत गंधिता जो प्रक्रिया होती है इसके लिए उत्तरदायी अभिक्रिया है इसमें से कौन? तेल वसा का ऑक्सीकरण, खाद्य पदार्थों का विघटन, तेल वसा का क्षरण या खाद्य पदार्थों का संयोजन। तो मुख्य रूप से यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा बच्चों, तेल वसा का ऑक्सीकरण। यानी कि तेल ये और वसा युक्त कोई भी खाद्य पदार्थ होता है, जब हम उसे खाली खुले बर्तन में वायु में छोड़ देते हैं बच्चों, तो वो क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के एक अलग तरीके का गंध देने लगते हैं, जो हमारे सेहत के लिए क्या होता है बच्चों, हानिकारक होता है अगर हम उस साग सब्जी को खाएंगे तो। 76 नंबर का प्रश्न है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन की उपस्थिति में उसको गर्म करने पर कॉपर और हाइड्रोजन, कॉपर और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में किसका अपचयन होता है? अपचयन में बच्चों अपकरण हो रहा है, ठीक है, ये साधारण सा भाषा है आपका, अपकरण। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है किसका होगा, H2Cu यानी कॉपर, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, या फिर जल का। तो मुख्य रूप से आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा या जिससे ऑक्सीजन निकलेगा तो उसको बोलेंगे यहाँ पर अपचयन। तो यहाँ पर ध्यान देने बात ये है बच्चों, देखिए कॉपर से CuO से क्या हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन भाग गया तो ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया बच्चों। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया तो कॉपर का क्या हो गया, कॉपर का अपचयन हो गया ना, तो कॉपर का अपचयन हो गया। तो मुख्य रूप से यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 76 नंबर का। 77 नंबर का प्रश्न है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और यहाँ पर एक ताप दिया जाता है, तो यहाँ पर जो है कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। इस अभिक्रिया में कॉपर का क्या होता है, उपचयन, अपचयन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को ध्यान देना है बच्चों कि कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो मैंने बताया था किसी भी पदार्थ के साथ, किसी भी तत्व के साथ, किसी भी धातु के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, यानी कि उपचयन कहलाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, यहाँ से एक अंक आपका पूछा ही जाता है उपचयन अपचयन से हर बार। 78 नंबर का प्रश्न है, वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर यानी कि रेट बढ़ जाती है उसे क्या कहता है, उत्प्रेरक, ऑक्सीकारक, अवकारक, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से उत्प्रेरक जो है बच्चों वो क्या कहता है, उत्प्रेरक जो है इसकी उपस्थिति से अभिक्रिया का जो दर है वो बढ़ जाती है बच्चों। जैसे आप लोग को मालूम होगा बच्चों, जब दो लड़का बच्चों लड़ाई करता है तो उसमें से एक तीसरा बंदा आता है बच्चों, वो आके क्या कहता है कि दोनों को चढ़ाने का काम करता है। कि मतलब कि अगर मान लीजिए ए जो है बी को मार दिया एक फैट, तो वो बी को कहता है कि वो जो बंदा होता है ना बच्चों वो क्या करता है, वो उसको चढ़ाता है कि आपको उसने एक फैट मारा, तो उसके फिर क्या करता है बच्चों, वो जो बी है वो भी ए को मारने लगता है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, संघर्ष जो है दोनों के बीच लड़ाई जो होता है बड़ी गंभीर बन जाती है। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर भी उत्प्रेरक का वही कार्य है, यानी कि अभिक्रिया की दर को क्या कर देना, बढ़ा देना। ठीक है, आगे बात करते हैं। 79 नंबर का प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, अपकरण, ऑक्सीकरण, विघटन या फिर संयोजन। तो यहाँ पर मुख्य रूप से देखिए बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ रहा है किसके साथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण उपचयन। 80 नंबर का प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया कॉपर जो है कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है और मिल बना रहा है बच्चों कॉपर और जल का निर्माण कर रहा है। तो इसमें जो हाइड्रोजन जो है H2 का क्या होता है, ये 2016 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अपकरण, ऑक्सीकरण, संयोजन या फिर विघटन। तो मुख्य रूप से देखिए बच्चों, इस हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ से जो है ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए जल, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन हो गया तो मतलब ऑक्सीजन का संयोग हुआ, तो ऑक्सीजन का संयोग होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न है, किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि जब किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन
अभिक्रिया करता है बच्चों और जलता है वो पदार्थ तो क्या कहलाता है? दहन, जलन, अपकरण या फिर जो है अपघटन। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से वो कहलाता है आपका दहन, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82 नंबर का बच्चों, 82 नंबर का प्रश्न है भोजन का पाचन तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर आपका विघटन अभिक्रिया। यानी कि भोजन का पचना, तो भोजन जो पचता है बच्चों मुख्य रूप से वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया बनेगी? तो वहाँ पर जो है बच्चों ग्लूकोज C6H12O6 होता है बच्चों, तो वहाँ पर जो है मुख्य रूप से वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या फिर अपक्षेपण अभिक्रिया। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया यानी कि इसको बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है संचारण जो है किस प्रकार की अभिक्रिया, यानी संचारण अपचयन अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। तो संचारण में क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? आपका उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, यानी कि आपका जो है यानी ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण कहलाएगा। 85 नंबर का प्रश्न है निम्न में कौन सही नहीं है? बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है बच्चों, यहीं पर आप लोग मिस्टेक कर देते हैं, लिखा हुआ रहता है नहीं, आप लोग पढ़ देते हैं सही है, ठीक है, इस प्रकार से। तो सही नहीं है उसको हम लोग को सेलेक्ट करना है। पहला कथन कह रहा है ऑक्सीकरण और अपकरण साथ साथ होता है, ये तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है, यानी कि ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है उसमें ताप का शोषण होता है, ये क्या कथन सत्य है क्या? नहीं ना, हम लोग जानते हैं ऊष्माक्षेपी में ताप का उत्सर्जन होता है बच्चों, इसलिए ऑप्शन बी आपका कथन गलत है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न है, जल्द ही हम लोगों का सेशन समाप्त होने वाला बच्चों, तो आप लोग धमाकेदार रूप से एक बार लाइक कर दीजिए। 86 नंबर का प्रश्न है वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ विकृत गंधित हो जाती है, ये परिवर्तन किस अभिक्रिया के कारण होते हैं? तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से ये कारण जो होता है बच्चों वो होता है आपका उपचयन अभिक्रिया के कारण, ऑक्सीकरण के कारण, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 87 नंबर का प्रश्न है आपका निम्न में कौन अपकारक है? ये 2015 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ था कि निम्न में कौन जो है अपकारक है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर H2S। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो अपकारक का काम करता है बच्चों हाइड्रोजन यानी कि H2। हम लोग जानते हैं अपकरण की क्रिया कौन निभाता है? तो हाइड्रोजन निभाता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो सबसे ज़्यादा हलवा प्रश्न होगा, ये तो आप लोग आसानी से मार देंगे बच्चों, 100% है, ये कहलाता है आपका उपचयन यानी कि आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया, 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भर दी जाती है? नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस, इनमें से कोई नहीं। जो बाजार में बच्चों चिप्स, पापड़, जो ये सब थैली होती है उसकी थैली में जो बच्चों ऑक्सीजन गैस को उसको निकाल दिया जाता है, तो उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? तो मुख्य रूप से उसको ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से बचाने के लिए बच्चों उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है बहुत ही कम क्रियाशील होता है, वो इसलिए पदार्थ के साथ रिएक्शन नहीं करता है, वो जल्दी किसी को क्या करता है ऑक्सीकृत नहीं करता है बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन कम सक्रिय है अतः इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थों के किसके लिए उपयोग किया जाता है? संचारण में किया जाता है, संरक्षण में किया जाता है या संरक्षण में नहीं किया जाता है, स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से जो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है वो संरक्षण के लिए किया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न है वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अवकृत करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि अपकृत करने की पदार्थ की क्षमता रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तो वो मुख्य रूप से कहलाता है बच्चों अवकारक, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका ऑलरेडी पूछा हुआ प्रश्न है बच्चों, तो आसान है बहुत, यहाँ से ऑक्सीकारक को बताना है। तो हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या क्रोमियम, तो मुख्य रूप से यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ऑक्सीकारक के रूप में यहाँ पर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला प्रश्न है आपका 93 नंबर का निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है, यानी कि नहीं हो सकता ये पूछ रहा है आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो यहाँ से मुख्य रूप से हाइड्रोजन जो है ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है बच्चों ये आपका अवकारक है, ऑक्सीकारक नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न है, ये आपका सेकेंड लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण यानी कि क्रिया नहीं है, दहन, शोषण, भोजन का पचना, अवक्षेपण। तो हम लोग जानते हैं बच्चों मुख्य रूप से दहन में क्या होता है ऑक्सीजन का संयोग होता है, जलता है। शोषण में क्या होता है वहाँ भी ऑक्सीजन के संयोग ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या होता है पदार्थ टूटता है, भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन ये तो ऑलरेडी मालूम है आप लोग को, तो इस प्रकार से मुख्य रूप से यहाँ पर ऑप्शन डी जो है अवक्षेपण, ये आपका सही हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न है हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है और निर्माण करता है जल का, ये 2020 का सेकंड सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया? संयोजन, वियोजन, अवक्षेपण या फिर जो है उदासीनीकरण। तो मुख्य रूप से यहाँ पर अभिक्रिया हो जाएगा, ये कहलाएगा आपका संयोजन, क्योंकि दो पदार्थ जुड़ रहा है और दो पदार्थ जुड़ करके एक बड़े पदार्थ का निर्माण कर रहा है।
अगला प्रश्न है, तो आप लोग का जो है बच्चों 95 प्रश्न था इस चैप्टर में, तो आप लोगों का सारा ये आपका सॉल्यूशन हो गया है। आई थिंक आप लोग को बहुत मजा आया होगा ये सब प्रश्न सॉल्यूशन में, है ना। बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है, और ये जो दूसरा पार्ट है 45, ये दूसरा पार्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था बच्चों, और यहाँ पर जो है सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को लिया गया है, इसलिए इस सेक्शन को आप लोग अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप लोगों का एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा बच्चों, इस जो है चैनल में आप लोगों का फुल सिलेबस पढ़ाया जाता है, आप लोगों का 9th 10th और फुल तैयारी कराया जाता है मैट्रिक के बच्चों का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा, ठीक है। शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों यारों को, और लाइक कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छा से अच्छा मटेरियल लेकर के आ सकूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।